बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। पेपर मैथ फर्स्ट एनुअल 2025 जो न्यू कमर्स मेरा ये लेक्चर देख रहे हैं उनको मैं सजेस्ट करता हूँ 2025 का जो मॉडल पेपर मैंने अपलोड किया है उसे तैयार करें अच्छे तरीके से। ये जो 2025 के तमाम पेपर्स हैं इनको अच्छे तरीके से तैयार करें जो मैंने अपलोड किए हुए हैं, और इसके साथ MCQs कि मैं सीरीज़ अपलोड कर रहा हूँ उसको अच्छे तरीके से तैयार करें, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। In this lecture, we will solve Section C, long questions, Section B, short questions, Section A, MCQs, each and every part. Section C, question number 3, find HCF and LCM in simplified form using factorization method। दी गई पोलिनोमियल्स का फैक्टराइजेशन मेथड को यूज़ करते हुए LCM और HCF सिंप्लीफाई फॉर्म में फाइंड करें। सॉल्यूशन गिवन, तो सबसे पहले हम इसको फैक्टराइज करने लगे हैं। x की पावर 6 कैन बी रिटन एज एक्स क्यूब होल स्क्वायर, 1 कैन बी रिटन एज 1 होल स्क्वायर। ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी ए प्लस बी। तो इसको ओपन करें, एक्स क्यूब माइनस 1 एक्स क्यूब प्लस 1। अब 1 कैन बी रिटन एज 1 क्यूब, 1 कैन बी रिटन एज 1 क्यूब। ये फिर फॉर्मूला बन गया हुआ हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और यहाँ भी फॉर्मूला बना हुआ ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो बारी बारी इसके ऊपर भी फार्मूला ओपन करें, इसका भी फार्मूला ओपन करें। एक्स हमारे पास ए है और 1 हमारे पास बी है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ये फार्मूला ओपन करें, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 होगा, ठीक है। एक्स क्यूब प्लस 1 का क्यूब, ये फार्मूला ओपन करें, एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू 1 एक्स और 1 का स्क्वायर 1। साइन याद करने का ट्रिक है। सो एस स्टैंड फॉर सेम साइन, ओ स्टैंड फॉर ऑपोजिट साइन, ए स्टैंड फॉर ऑलवेज, पी स्टैंड फॉर पॉजिटिव। माइनस माइनस सेम साइन, अपोजिट साइन प्लस ऑलवेज पॉजिटिव। इसी तरह सेम साइन प्लस है, प्लस अपोजिट साइन माइनस ऑलवेज पॉजिटिव प्लस। इस ट्रिक से आप साइन को याद रख सकते हैं। अब इसको अरेंज कर लें, x माइनस 1 और x प्लस 1 को स्टार्ट में लिख लिया और इन दोनों को बाद में लिख लिया। हमने इसको फैक्टराइज कर लिया है। अब इसकी फैक्टराइजेशन करें, x की पावर 4 कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। 1 को लिखेंगे 1 का स्क्वायर, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। तो इसके ऊपर हमने फॉर्मूला कंप्लीट करना है। तो फॉर्मूला कैसे कंप्लीट करते हैं, ये ए है ये बी है, 2ab अपनी तरफ से हमने प्लस किया है और इसी को माइनस करेंगे, एक्स स्क्वायर को हमने लास्ट में लिख लिया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये फॉर्मूला बना हुआ है, इसको क्लोज करें। ये हमारे पास कौन सा फॉर्मूला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको क्लोज कैसे करते हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर। इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 2x स्क्वायर और एक्स स्क्वायर एज इट इज। ये एज इट इज 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास ये फिर फार्मूला बना हुआ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फार्मूला ओपन करें, ए माइनस बी ए प्लस बी, ये ए है ये बी है। तो इसको रीअरेंज करें, माइनस एक्स को पहले लिख लें 1 को बाद में, एक्स को पहले 1 को बाद में लिख लें। हमने इसको फैक्टराइज कर लिया है। अब HCF कैसे निकालते हैं, दोनों में कॉमन है उसको हमने लिख लिया तो हमारे पास HCF आ गया। LCM के लिए हम इन दोनों की प्रोडक्ट को HCF पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास LCM निकल आता है। जब दिस मल्टीप्लाई दिस को HCF पे डिवाइड करेंगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा, हमारे पास LCM आ जाएगा ये वाला। LCM जो इस फॉर्म में जो निकाला है ये बेसिकली ये है, तो हम इसको लिख सकते हैं ये वाली। तो हमने इसको ऐसे लिख लिया, मीन HCF को हमने सिंप्लीफाई फॉर्म में फाइंड कर लिया है। अगर ये जो टर्म है सारी ये बेसिकली क्या है, ये है, और ये कैसे आई है, ये बेसिकली इसको सॉल्व करने के बाद ये आई है। मीन इस सारे को हम ये लिख सकते हैं, एक्स की पावर 6 माइनस 1। LCM को लिख लिया एक्स की पावर 6 माइनस 1। अच्छा ये याद रहे कि अगर ए बी को मुकम्मल तौर पर डिवाइड कर जाए, ए और बी का HCF होता है ए जो डिवाइड करने वाला होता है, जो मुकम्मल तौर पर डिवाइड करता है, और जो डिवाइड होता है वो होता है हमेशा LCM। तो इसी तरह हमारे पास यहाँ भी सिचुएशन यही बनी हुई है।
ये वाली रकम इसको पूरा पूरा डिवाइड करती है, मीन ये क्या होगी, एचसीएफ होगी, और ये डिवाइड होती है तो ये क्या होगी, एलसीएम होगी। पॉइंट्स ए बी एंड सी आर द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। फाइंड स्लोप ऑफ साइड्स ए बी बी सी ए सी। हमने ए बी बी सी ए सी साइड की स्लोप निकालनी है। सेकेंड पार्ट इंटीरियर एंगल्स, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, और हमने इंटीरियर एंगल ए बी सी भी फाइंड करने हैं। सॉल्यूशन गिवन, ए बी सी गिवन है हमारे पास। पहला पार्ट है हमने ए बी साइड की, बी सी साइड की और सी ए साइड की स्लोप निकालनी है। M1 स्लोप ऑफ ए बी, M2 स्टैंड फॉर स्लोप ऑफ बी सी, M3 स्टैंड फॉर स्लोप ऑफ सी ए। तो स्लोप निकालने का हमारे पास फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 माइनस दिस डिवाइडेड बाय दिस माइनस दिस, और इसको सिंप्लीफाई किया, ए बी की स्लोप आ गई है। अब स्लोप ऑफ बी सी निकालने लगे हैं, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। बी सी के लिए आप इस दोनों को फोकस करेंगे, दिस माइनस दिस डिवाइडेड बाय दिस माइनस दिस, तो यहाँ पुट कर दिया और इसको सिंप्लीफाई किया, -√3 बी सी की स्लोप आ चुकी है। अब सी ए की स्लोप निकालने लगे हैं। सी ए की स्लोप कैसे निकालेंगे आप, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 सी ए दिस, यानी कि 0 -√3 डिवाइडेड बाय 0 -1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास सी ए की स्लोप आ गई √3। अच्छा, सी ए हो या ए सी हो, डायरेक्शन चेंज करने से स्लोप को इफेक्ट नहीं पड़ता, स्लोप वही रहती है। यानी कि सी ए की स्लोप आ गई, मीन्स आपके पास ए सी की स्लोप आ चुकी है। फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम सेकंड पार्ट करने लगे हैं। याद रहे कि जो इंटीरियर एंगल है, इंटीरियर एंगल को हमेशा एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया जाता है, इसलिए हमने एरो एंटी क्लॉकवाइज शो किए हैं। सबसे पहले मेजर एंगल ए निकालने लगे हैं। एंगल ए निकालने के लिए हमारे पास एरो का साइन जिस साइड की तरफ है उसकी स्लोप पहले आती है, जिस साइड से एरो स्टार्ट हुआ है उस साइड की स्लोप बाद में आती है। यानी कि हमारे पास फार्मूला बनेगा M3 माइनस M1 बाय 1 प्लस M3 इंटू M1। ये हमने फार्मूला लिख लिया। अब आपने M3 की वैल्यू लगानी है। M3 की हमारे पास वैल्यू क्या है, √3, और M1 की वैल्यू हमारे पास 0 है, यहाँ पुट कर दिया। इस तरह नीचे भी हमने M3 M1 की वैल्यू पुट कर दी है और इसको सिंप्लीफाई किया, हमारे पास √3 आ गया। तो टेंजेंट इधर आके क्या हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स √3, इसको आपने कैलकुलेटर पे वैल्यू निकालें, हमारे पास एंगल ए आ गया है 60 डिग्री। अब हम इंटीरियर एंगल बी निकालने लगे हैं। तो ये एंगल निकालने के लिए एरो का साइन ए बी साइड की तरफ है, तो इसकी स्लोप पहले आएगी, यहाँ से एरो स्टार्ट हुआ है, इसकी स्लोप बाद में आएगी। यानी कि फॉर्मूला बनेगा M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस M1 M2। ये फॉर्मूला लिखा। अब इसमें आपने M1 की वैल्यू 0 पुट कर दी और M2 की वैल्यू आपने -√3 पुट करेंगे, तो माइनस ऑलरेडी है तो प्लस हो जाएगी। इस तरह नीचे भी हमने M1 M2 की वैल्यू पुट कर दी। अब इसको हमने सिंप्लीफाई किया, √3 आ गया हमारे पास। तो टेंजेंट इधर आके इनवर्स हो जाएगा, तो एंगल बी बराबर है टेंजेंट इनवर्स √3, तो इसकी वैल्यू हमारे पास होती है 60 डिग्री। तो एंगल बी हमारे पास आ गया 60 डिग्री। तो एंगल सी निकालने के लिए हमारे पास दो मेथड है। टेंजेंट फार्मूले का यूज़ करके एंगल सी की वैल्यू निकाली जा सकती है, या सम एंगल ट्राइंगल प्रॉपर्टी का यूज़ करके एंगल सी की वैल्यू निकाली जा सकती है। आप जैसे मर्जी कर लें, दोनों मेथड ठीक है। यहाँ मैंने सम एंगल ट्राइंगल प्रॉपर्टी का यूज़ किया है। सम एंगल ट्राइंगल प्रॉपर्टी क्या होती है, तमाम इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो हमने मेजर एंगल सी निकालना है, मेजर एंगल ए, मेजर एंगल बी, इधर आके क्या हो जाएंगे माइनस, इनकी यहाँ वैल्यू पुट की, 180 में से इन दोनों एंगल को माइनस करेंगे, मेजर एंगल सी हमारे पास आ गया 60 डिग्री। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, हमने इंटीरियर एंगल निकाल लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हमें यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, सेट ए दिया हुआ है और सेट बी दिया हुआ है, और साथ हमें वेन डायग्राम दी हुई है। वेन डायग्राम एक्चुअली यूनिवर्सल सेट यू, सेट ए, सेट बी और सेट सी को रिप्रेजेंट करती है। हमने नीचे दिए गए जो सेट है उनके एलिमेंट को फाइंड करना है यूजिंग वेन डायग्राम। ए पार्ट है, हमने ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट, सी कॉम्प्लीमेंट निकालना है। बी का पार्ट में हमने ए यूनिट बी निकालना है और देन ए यूनिट बी
होल कम्प्लीमेंट निकालना है। डी पार्ट में बी इंटरसेक्शन सी निकालना है, देन बी इंटरसेक्शन सी होल कम्प्लीमेंट निकालना है। सोल्यूशन, हमने इस वेन डायग्राम को यूज़ करते हुए ए कम्प्लीमेंट, बी कम्प्लीमेंट, सी कम्प्लीमेंट निकालने लगे हैं। ए कम्प्लीमेंट का मतलब है सेट ए के एलिमेंट के अलावा जो एलिमेंट है वो ए कम्प्लीमेंट के एलिमेंट होंगे, यानी कि इनके अलावा जो एलिमेंट है इन सबको आपने ये लिख लेना है, यानी कि ए कम्प्लीमेंट हमने निकाल लिया है। बी कम्प्लीमेंट का मतलब है इन एलिमेंट के अलावा जो एलिमेंट है ये सारे ये बी कम्प्लीमेंट के होंगे। और सी कम्प्लीमेंट का मतलब है ये जो सी के अंदर वाले एलिमेंट, इनके अलावा जो एलिमेंट है ये सारे ये सी कम्प्लीमेंट के एलिमेंट होंगे। ए कम्प्लीमेंट, बी कम्प्लीमेंट, सी कम्प्लीमेंट फाइंड कर लिया है वेन डायग्राम को यूज़ करते हुए। अब हमने क्या करना है, ए यूनियन बी निकालना है। ए यूनियन बी कैसे निकालेंगे? ए यूनियन बी का मतलब है हमने ए और बी के ये सारे एलिमेंट हमने लिख लेने हैं, यानी कि 1 2 3 5 6 9। और ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट का मतलब है ए यूनियन बी के ये जो एलिमेंट, इनके अलावा जो एलिमेंट होंगे, ठीक है, यूनिवर्सल सेट के ये जो सारे एलिमेंट बचते हैं इनके अलावा, तो वो हो गए ए यूनियन बी के कम्प्लीमेंट के, वो ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट के एलिमेंट होंगे। इनको हमने लिख लिया। अब हम निकालने लगे हैं बी कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कम्प्लीमेंट। बी कम्प्लीमेंट ऑलरेडी निकाल चुके हैं हम, ये सी कम्प्लीमेंट भी निकाल चुके हैं, तो इनमें जो कॉमन एलिमेंट है उनको हमने लिख लेना है। अब डी पार्ट है बी इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी। अब हमारे पास ये बी सेट है और ये सी सेट है, इन दोनों सेटों में जो कॉमन एलिमेंट है वो 3 और 6 है, तो 3 और 6 को लिख लिया हमने। तो बी इंटरसेक्शन सी कम्प्लीमेंट में 3 और 6 के अलावा जो सारे एलिमेंट बचेंगे उनको हमने लिख लेना है। वेन डायग्राम को यूज़ करते हुए रिक्वायर्ड सेट्स के एलिमेंट को फाइंड कर लिया है। हमें रेगुलर हेक्सागोनल रूफ ए बी सी डी ई एफ की फिगर दी हुई है और इसकी हर साइड 6 मीटर है। हमने फाइंड करना है एंगल ए जी बी और एंगल ए जी एच। बी पार्ट ए एच की लेंथ फाइंड करनी है और जी एच की भी लेंथ फाइंड करनी है। सी पार्ट में ट्राइंगल ए जी बी का एरिया निकालना है और डी पार्ट में हेक्सागोनल रूफ का एरिया निकालना है। सॉल्यूशन, साइड्स कितनी हमारे पास 6 साइड्स हैं, तो हमारे पास 6 है। अब हमने एंगल निकालने लगे हैं ए जी बी, ये वाला एंगल निकालने लगे हैं। टोटल एंगल होता है 360 डिग्री। तो ये एंगल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल साइड कितनी 6, हम 6 पे डिवाइड करेंगे तो ये एंगल आ जाएगा, यानी कि हर साइड के क्रॉसपोंडिंग जो सेंटर एंगल बनेगा वो 60 डिग्री है, यानी कि इस साइड के क्रॉसपोंडिंग जो सेंटर एंगल बनेगा वो भी 60 डिग्री है, इस साइड के क्रॉसपोंडिंग इधर जो सेंटर एंगल बनेगा वो भी 60 डिग्री है, यानी कि हर साइड के क्रॉसपोंडिंग जो सेंटर एंगल बनेगा वो 60 डिग्री है। मीन्स इस साइड के क्रॉसपोंडिंग ये जो एंगल है ये भी हमारे पास क्या आ गया, 60 डिग्री आ गया। ये बेसिकली इक्विलेटरल ट्राइंगल होती है, ठीक है। टोटल एंगल 60 डिग्री है, तो हाफ एंगल ये क्या होगा, 60 को 2 पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास ये एंगल आ गया। मीन्स हमारे पास ए जी एच ये एंगल आ गया है 30 डिग्री। अब हमने क्या निकालना है, ए जी निकालना है और जी एच निकालना है। साइन इक्वल होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, साइन होता है सम पीपल हैव, ठीक है। यहाँ परपेंडिकुलर क्या है, ए एच, इस एंगल के लास्ट है, इस एंगल के लास्ट है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है, दिस बाय दिस। तो ए एच हमारे पास क्या है 3, तो हमने क्या निकालना है, ए जी की वैल्यू निकालनी है। इन दोनों को हमने इंटरचेंज कर लिया। आगे 3 बाय साइन 30 को डायरेक्ट कैलकुलेटर पर आप इसकी वैल्यू निकालेंगे, हमारे पास आएगी 6, तो हमने लिख लेना 6 मीटर। जी एच के लिए हमने बेस निकालनी है और हमारे पास परपेंडिकुलर गिवन है। बेस और परपेंडिकुलर किस में यूज होती है, ये दोनों साइड से यूज होती है टेंजेंट में। टेंजेंट का याद रखने का ट्रिक है टू प्रिजर्व ब्यूटी। परपेंडिकुलर हमारे पास ए एच है और बेस हमारे पास है जी एच, ये हमारे पास बेस है, तो हमने जी एच निकालनी है। जी एच इधर आ जाएगा, टेंजेंट इस जगह पे आ जाएगा। कि आप कैलकुलेटर पे वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास ये आ गई है, जी एच हमारे पास आ गया 3√3। हम एरिया निकालने लगे हैं ए जी बी का। एरिया निकालने का फॉर्मूला हमारे पास होता है हाफ बेस इंटू हाइट। इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग ये हमारे पास बेस होगी और ये हमारे पास हाइट होगी। बेस हम जानते हैं ये 3 + 3 6 और हाइट अब ये भी निकाली है, ये हाइट में हमारे पास आई है 3√3। बेस की वैल्यू लगा दी, हाइट की वैल्यू लगा दी, इन सब को मल्टीप्लाई किया, हमारे पास एरिया आ गया 9√3 मीटर स्क्वायर।
हेक्सागोनल रूफ का एरिया निकालना है, यानी कि टोटल का एरिया निकालना है। टोटल का एरिया कैसे निकलेगा? हर साइड के क्रॉसपॉन्डिंग ये हमारे पास एक इक्विलेटर ट्राइंगल बनती है, तो हर साइड के क्रॉसपॉन्डिंग ये 6 इक्विलेटर ट्राइंगल बनेंगी और हर इक्विलेटर ट्राइंगल का एरिया इक्वल है। तो मीन्स तो सारे का एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस एरिया को हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास टोटल का एरिया आ जाएगा 54√3 मीटर स्क्वायर। हेक्सागोनल रूफ का एरिया आ गया है। कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ABC ट्राइंगल आपने कंस्ट्रक्ट करनी है, जिसकी साइड हमें दी हुई है AB BC AC 5 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने कंस्ट्रक्ट करना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल बनानी है और उसके बाद परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने हैं, तो उसके साथ साथ आपने कंस्ट्रक्शन स्टेप्स भी लिखने हैं। हम ये AB 5 सेंटीमीटर ड्रॉ करने लगे हैं। इधर एक आपने डॉट लगाना है और इधर 5 के क्रॉसपॉन्डिंग आपने डॉट लगाना है और इन डॉट्स को आपस में मिला देना है। हमने इन पॉइंट को आपस में क्या कर दिया है, मिला दिया है। इधर आप लिखेंगे A, इधर लिखेंगे आप B। पाँच सेंटीमीटर मैयर AB को ड्रा कर लिया है। हमने कंपास को 5 सेंटीमीटर ओपन कर लिया है, तो हमने B को सेंटर मानकर 5 सेंटीमीटर रेडियस की आर्क ड्रॉ की है। A को मरकज मानकर 5 सेंटीमीटर रेडियस की आर्क लगाई, जो प्रीवियस आर्क को C पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। मीन्स इस पॉइंट का नाम रख लिया हमने C। अब हम क्या करेंगे, C को A के साथ और C को B के साथ ज्वाइन करेंगे। C को हमने A से और C को हमने B से ज्वाइन कर लिया है, तो यूँ हमारी ABC ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट हो चुकी है। अब हम इस ट्राइंगल की साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने लगे हैं। हमने कंपास को हाफ से ज़्यादा रखे, इधर आर्क लगाई, इधर आर्क लगाई, इसी तरह इधर से रख के इधर आर्क लगाई, इधर आर्क लगाई, इसी तरह इधर रख के इधर और इधर आर्क लगाई, इधर रख के इधर और इधर आर्क लगाई। हमने AB साइड, BC साइड और AC साइड्स के राइट बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिए हैं, जो A की पॉइंट में से पास करते हैं। यूँ हम कहेंगे ये ट्राइंगल के राइट बाइसेक्टर कंकरेंट होते हैं। फिफ्टी स्टूडेंट्स के मैथमेटिक्स टेस्ट के मार्क्स का डाटा दिया हुआ है, जो कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में है। हमने कैलकुलेट करना है मीडियन मार्क्स, यानी कि इन मार्क्स का मीडियन कैलकुलेटर करना है। सॉल्यूशन, हमें क्लास इंटरवल दिया हुआ है, साथ फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो मीडियन के लिए सबसे पहले हम क्लास बाउंड्रीज बनाएंगे। क्लास बाउंड्री कैसे बनाई जाती हैं, इन दोनों का डिफरेंस ले। 11 और 10 का डिफरेंस क्या होता है, 1, इसको 2 पे डिवाइड करें 0.5। आपने लोअर क्लास लिमिट में से 0.5 माइनस करेंगे तो हमारे पास लोअर क्लास बाउंड्रीज आ जाएंगी। अपर क्लास लिमिट में 0.5 प्लस करेंगे, हमारे पास अपर क्लास बाउंड्रीज आ जाएंगी। अब हम CF निकालने लगे हैं। CF स्टैंड फॉर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करते हैं, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी एज इट इज़, इसको इसमें ऐड किया 15, इसको इसमें ऐड किया 30, इसको इसमें ऐड किया 42, इसको इसमें ऐड किया 50। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है। अब हम मीडियन फाइंड करने लगे हैं। मीडियन का फॉर्मूला होता है L + H/FM × n/2 - C। सबसे पहले n/2 निकालेंगे। डाटा का मीडियंस के बारे में n/2 हमें बताता है। सबसे पहले n/2 फाइंड करने लगे हैं। n/2, n का मतलब है समेशन f। समेशन f हमारे पास क्या है, टोटल फ्रीक्वेंसी 50 है,
n की जगह 50 लगाया और 2, 50 को 2 पे ऐड हुआ है 25। अब हमने 25 को कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में ढूंढना है। इस 5 का मतलब है हमारे पास डाटा की 5 वैल्यूज़ हैं। 15 का मतलब है यहाँ तक डाटा की वैल्यू 15 है। 30 का मतलब है यहाँ तक डाटा की वैल्यू 30 है और 25th जो वैल्यू है वो यहाँ इस 30 वैल्यू के अंदर आएगी। मीन्स हमारा जो मीडियन है इसके क्रॉसपोंडिंग ये जो क्लास बाउंड्रीज हैं, हमारा मीडियन इस क्लास बाउंड्रीज के अंदर लाई करता है। मीन ये इसको बोलेंगे मीडियन क्लास। देयरफॉर मीडियन क्लास इज 20.5 टू 30.5। तो एल हमारे पास क्या होता है, लोअर क्लास बाउंड्री, एच होता है इन दोनों का डिफरेंस, एफ एम होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास के जो क्रॉसपोंडिंग फ्रीक्वेंसी होगी उसे बोलते हैं एफ एम। तो एफ एम हमारे पास है 15। तो सी हमारे पास होता है मीडियन क्लास के ऊपर वाली जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, ये हमारे पास सी है। इन सारी वैल्यूज़ को हमने इस फार्मूले में सब्स्टिट्यूट किया और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास मीडियन आ गया है 27.2 मार्क्स। सेक्शन बी शॉर्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट पार्ट, दिए गए एक्सप्रेशन को मुख्तसर कीजिए। सॉल्यूशन गिवन। हमारे पास ये एक्सप्रेशन है, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। याद रहे कि होल पार्ट और पार्ट्स का आपस में ताल्लुक मल्टीप्लाई का होता है। ये होल पार्ट को जब अंदर हम शिफ्ट करेंगे तो ये पार्ट्स अंदर वाली पार्ट्स के साथ मल्टीप्लाई होगी। मीन्स 2 की पावर 1 है, 4 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 1 ज़ार 4, 4 1/2 से मल्टीप्लाई होगा, 4 3 से मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह -1/2 इसको जब अंदर शिफ्ट करेंगे तो अंदर वाली पार्ट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 4 कैन बी रिटन एज 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय -1/2, a की पावर -2 मल्टीप्लाई बाय -1/2, b की पावर -6 मल्टीप्लाई बाय -1/2। अब यहाँ से देखें बेटा, 2 और 4 कैंसिल, 2 2 से कैंसिल, 2 2 से कैंसिल, 2 और 6 कैंसिल हो गए। यहाँ क्या बचेगा 3। हमारे पास क्या बचा, 2 की पावर 4 एज इट इज, a की पावर 2, b की पावर 3 4 ज़ार 12, 2 की पावर -1 और a की पावर माइनस प्लस 1 और b की पावर माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस, तो b की पावर +3, होल पावर 1/3 एज इट इज। अब यहां से देखें 2 2 बेस सेम है, इसको एक दफा लिखेंगे तो पार्ट हो जाएंगी 4 - 1। a बेस सेम है, इसको एक दफा लिखेंगे पार हो जाएंगे 2 + 1। b बेस सेम है, इसको एक दफा लिखेंगे, पावर्स को लिखेंगे 12 + 3, होल पावर 1/3। 4 - 1 3, 2 + 1 3, 12 + 3 15। अब ये होल पावर जो है अंदर जब शिफ्ट करेंगे तो होल पावर जो होगी इस पावर के साथ ये इस पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। मीन्स इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया। अब यहां से देखें 3 3 से कैंसिल, 3 3 से कैंसिल, 3 1 ज़ार 3, 3 5 ज़ार 15। तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 2 की पावर 1 मीन्स 2, a की पावर 1 मीन्स a, b की पावर 5। वेरीफाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन फॉर गिवन सेट्स यूजिंग वेन डायग्राम। हमें a b c 3 सेट्स दिए हुए हैं, हमने वेन डायग्राम को यूज़ करते हुए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन प्रूफ करनी है। सॉल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड, a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c, वेन डायग्राम को यूज़ करते हुए इसे प्रूफ करना है। वेन डायग्राम क्या होती है, अगर यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से और इसके सबसेट्स को रेक्टेंगल के अंदर क्लोज फिगर से ज़ाहिर किया जाए तो ऐसी डायग्राम को वेन डायग्राम कहते हैं। सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो ब्रैकेट्स के अंदर क्या है, b इंटरसेक्शन c। तो अब इस फिगर में देखें, ये हमारे पास ये सेट b है और ये हमारे पास सेट c है। तो इनमें देखें कॉमन क्या है, इन दोनों सेट्स में कॉमन ये वाला पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है ये b इंटरसेक्शन c का कॉमन पोर्शन है। यानी कि b इंटरसेक्शन c हॉरिजॉन्टल लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट करता है। b इंटरसेक्शन c की
ए के साथ इंटरसेक्शन लेनी है। मीन्स इस सारे की हमने इंटरसेक्शन लेनी है ए के साथ। तो ए और ये वाला पोर्शन और ए का पोर्शन, इन दोनों में कॉमन क्या है? इतना पोर्शन कॉमन है, ये वाला पोर्शन। यहाँ हमने ऑलरेडी हॉरिजॉन्टल लाइन सेगमेंट्स ड्रा किए हुए थे। अब यहाँ हम इन दोनों में जो कॉमन है वो ये वाला पोर्शन है, वर्टिकल लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। यह हमने क्या कर लिए? यह हमने वर्टिकल लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया। मीन्स ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो है, ये वाला पोर्शन जहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन सेगमेंट और वर्टिकल लाइन सेगमेंट की ओवरले है, यानी कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन सेगमेंट जो है ये इस सारे पोर्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम राइट हैंड साइड देखें। सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी देखें, ये सेट ए है, ये सेट बी है। इन दोनों में कॉमन क्या है? ये वाला कॉमन, ये वाला पोर्शन कॉमन है। तो इसको हमने हॉरिजॉन्टल लाइन सेगमेंट से रिप्रेजेंट कर लिया है। अब इस सारे का इस सी के साथ इंटरसेक्शन लेना है तो हमारे पास ये पोर्शन बनेगा। यह हमने वर्टिकल लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिए। ये जो रीजन है, ये वाला रीजन इसे रिप्रेजेंट करता है। मीन्स इसका रीजन ये है और इसका रीजन ये है। दोनों का रीजन आपको नजर आ रहा है, बिल्कुल सिमिलर है। जो रीजन इसका है वही रीजन इसका है। मीन्स दोनों वेन डायग्राम से साबित हो गया कि ये और ये आपस में इक्वल हैं। हैंस प्रूव। क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड पार्ट, हमने शिप का बेरिंग फाइंड करना है। अगर शिप की डायरेक्शन ए पार्ट टुवर्ड्स ईस्ट हो, बी पार्ट टुवर्ड्स साउथ ईस्ट हो, सी पार्ट टुवर्ड्स वेस्ट हो, डी पार्ट टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट हो। हमें ये डिफरेंट डायरेक्शंस दी हुई हैं। हमने शिप का बेरिंग फाइंड करना है। नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट को कार्डिनल डायरेक्शंस कहते हैं। ये हमने ड्रॉ कर ली हैं। नूर ईस्ट स्वीट वाटरमेलन, इन डायरेक्शन की फिक्स रिप्रेजेंटेशन है। बेरिंग किसे कहते हैं? The angle measured in the clockwise direction from north to a specific line is called a bearing. It is expressed in degrees from 000 degree to 360 degrees. तो नॉर्थ की तरफ बेरिंग क्या होता है? 0, ईस्ट की तरफ 90, साउथ की तरफ 180 और वेस्ट की तरफ 270 डिग्री होता है। इसी तरह नॉर्थ ईस्ट के दरमियान डायरेक्शन का बेरिंग क्या होता है? 45 डिग्री। साउथ ईस्ट के दरमियान जो डायरेक्शन होती है इसका बेरिंग होता है 135 डिग्री। और साउथ वेस्ट के दरमियान वाली जो डायरेक्शन होती है इसका एंगल होता है 225 डिग्री। इस नॉर्थ और वेस्ट के दरमियान वाली जो डायरेक्शन होती है इसका एंगल होता है 315 डिग्री। इसी तरह इस डायरेक्शन और इस डायरेक्शन के जो दरमियान डायरेक्शन बनती है इसका हाफ करेंगे तो हमारे पास बनेगा 22.5 डिग्री। तो उसे बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, यानी कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन का बेरिंग होता है 22.5 डिग्री। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन का बेरिंग होता है 67.5 डिग्री। साउथ ईस्ट बेरिंग होता है 112 डिग्री, जो यहाँ दरमियान में होता है। इसी तरह साउथ ईस्ट बेरिंग का डायरेक्शन होता है 150.5 डिग्री, जो इसके दरमियान में होता है। इसी तरह आप इसके दरमियान में जो डायरेक्शन इसका एंगल, इसके दरमियान में जो डायरेक्शन इसका एंगल, इसके दरमियान में जो डायरेक्शन इसका एंगल, इसके में दरमियान में जो डायरेक्शन इसका एंगल आप देख सकते हैं। ए पार्ट है, इफ शिप इज मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट देन इट्स बेरिंग 90। अगर वो ईस्ट की तरफ मूव करेगा तो बेरिंग होगा 90 डिग्री। अगर शिप साउथ ईस्ट की तरफ मूव करेगा तो बेरिंग होगा 135 डिग्री। अगर शिप वेस्ट की तरफ मूव करेगा तो बेरिंग होगा 270 डिग्री। अगर शिप नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में मूव करेगा तो बेरिंग होगा 315 डिग्री। सेट एक्स जिसके एलिमेंट 1 9 है, सेट वाई जिसके एलिमेंट 2 4 6 है। ए पार्ट हमने कार्टियन प्रोडक्ट एक्स क्रॉस वाई फाइंड करना है। बी पार्ट हमें रिलेशन दिया हुआ है, इसके हमने एलिमेंट फाइंड करने हैं। रिलेशन में रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है एक्स ग्रेटर देन वाई, मीन्स ऑर्डर पेयर्स का फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट से ग्रेटर है। सोल्यूशन, एक्स हमारे पास है 1 9, वाई हमारे पास है 2 4 6। हमने एक्स क्रॉस वाई फाइंड करने लगे हैं। पहले हमने एक्स की वैल्यू लिखनी है क्रॉस,
फिर आपने y की वैल्यू लिखनी है। 1 का 2 के साथ पेयर बनाना है, 1 का 4 के साथ पेयर बनाना है, 1 का 6 के साथ। इसी तरह 9 का 2 के साथ, 9 का 4 के साथ, 9 का 6 के साथ पेयर बनाना है। ये हमने x क्रॉस y फाइंड कर लिया है। अब हमारे पास बी पार्ट है, हमें ये रिलेशन गिवन है, तो इस रिलेशन में हमारे पास रिस्ट्रिक्शन है x ग्रेटर देन y। हम यहाँ से वो ऑर्डर पेयर्स पिक करने हैं जिनमें x ग्रेटर देन y है। मीन्स ये x है, ये y है, 1 2 से स्मॉलर है, ये नहीं लेंगे। ये भी x y से स्मॉलर है, ये भी नहीं लेंगे। x y से स्मॉलर, ये भी नहीं लेंगे। यहाँ देखें x y से ग्रेटर है, हमने ये एलिमेंट लेना है। यहाँ भी x ग्रेटर देन y है, x ग्रेटर देन y है। मीन्स ये हमने 3 ऑर्डर पे यहाँ से पिक कर लेने हैं। ये हमने 3 ऑर्डर पे यहाँ से पिक कर लिए हैं। एक रेडियो एक्टिविटी सब्सटेंस है जिसका मास वक्त के लिहाज से कम होता जा रहा है। ए पार्ट, हमने टी की वैल्यू निकालनी है इन टर्म ऑफ एम। बी पार्ट, हमने टी की वैल्यू निकालनी है जब मैस 100 ग्राम रिड्यूस हो जाए, तो टाइम निकालना है। एम इक्वल टू दिस गिवन है, हमने दोनों तरफ लॉग ले लिया, इसका भी लॉग ले लिया, इसका भी लॉग ले लिया। तो लॉग को अलग अप्लाई करते हैं, लॉग इसका मल्टीप्लाई प्लस में चेंज हो जाता है, लॉग इसका। अब लॉग से आगे नंबर हो, उसकी पावर हमेशा लॉग से पहले आ जाती है, मीन्स लॉग से मल्टीप्लाई हो जाती है। लॉग 200 की वैल्यू कैलकुलेटर से निकालें 2.3010, लॉग 10 की वैल्यू कैलकुलेटर से निकालें 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये एज इट रहेगा। ये माइनस है, इधर आके प्लस, ये प्लस है, इधर आके माइनस, तो ये चीज़ मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगी। यानी कि हमने टी की वैल्यू इन टर्म ऑफ एम निकाल ली है। आगे बी पार्ट है, एम की वैल्यू हमें दी हुई है 100 ग्राम और टी की वैल्यू निकालनी है हमने। अब इसी फार्मूला में एम की जगह आपने 100 ग्राम पुट कर दें और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास टाइम आ गया है 6.02 ईयर्स। दिए गए एक्सप्रेशन का स्क्वायर रूट फाइंड कीजिए। सॉल्यूशन, ये हमारे पास गिवन एक्सप्रेशन है, इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। स्क्वायर रूट फाइंड करने के हमारे पास 2 मेथड हैं, फैक्टराइजेशन मेथड एंड लॉन्ग डिवीजन मेथड। इसको मैंने लॉन्ग डिवीजन से हल किया है। तो लॉन्ग डिवीजन से हल करने के लिए सबसे पहले हम इसकी फर्स्ट टर्म को लिखना है। फर्स्ट टर्म का हमने लिया स्क्वायर रूट, हमारे पास आया 2x स्क्वायर। तो 2x स्क्वायर को आपने इस जगह पे लिखना है, इस जगह पे लिखना है। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आ गया 4x की पावर 4। अब हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट। जब सब्ट्रैक्ट करते हैं साइन चेंज करते हैं, प्लस है माइनस कैंसल। अब 2x स्क्वायर को 2x स्क्वायर में ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया, 4x स्क्वायर। इसको भी नीचे उतार लिया, इसको भी नीचे उतार लिया। अब इसकी फर्स्ट टर्म को 4x स्क्वायर पे डिवाइड किया, हमारे पास क्या है 3x। 3x को आपने यहाँ लिखा और यहाँ लिखा। 3x को बारी बारी इससे मल्टीप्लाई करें, इससे मल्टीप्लाई करें। इसको इससे मल्टीप्लाई किया 12x क्यूब, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 9x स्क्वायर। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, जब सब्ट्रैक्ट करते हैं साइन चेंज कर देते हैं, ये प्लस है माइनस, ये प्लस है माइनस, ये कैंसिल। 29x स्क्वायर में से 9x स्क्वायर निकालें, 20x स्क्वायर। 4x स्क्वायर एज इट इज, 3x प्लस 3x 6x। 29x स्क्वायर में से 9x स्क्वायर निकालें, 20x स्क्वायर। इसको भी नीचे उतार लिया, इसको भी नीचे उतार लिया। अब इस फर्स्ट टर्म को 4x स्क्वायर पे डिवाइड किया, हमारे पास क्या आया 5। 5 को इस जगह पे लिखना है, इस जगह पे लिखना है। 5 को बारी बारी तीनों से मल्टीप्लाई कर दें। 5 को इससे मल्टीप्लाई किया, ये 5 को इससे मल्टीप्लाई किया, ये 5 को इससे मल्टीप्लाई किया, ये। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज कर देते हैं, ये प्लस है माइनस, ये प्लस है माइनस, ये प्लस है माइनस, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, 0। रिमाइंडर हमारे पास आ गया 0। स्क्वायर रूट ऑफ दिस इक्वल टू दिस। हमें क्वेश्चन दी हुई है, हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, मीन इसका सॉल्यूशन सेट निकालना है, और इस सॉल्यूशन सेट को हमने नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। सॉल्यूशन गिवन 3x minus 5 by 4 is equal to 2x plus 1 by 3. क्रॉस मल्टीप्लाइंग वी गेट 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दें, 4 को इससे मल्टीप्लाई कर दें। 3 को 3x से मल्टीप्लाई किया 9x, 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया -15, 4 को 2x से मल्टीप्लाई किया 8x, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4। xy टर्म एक तरफ कर लें और कांस्टेंट टर्म एक तरफ कर लें। 9x एज इट इज, 8x इधर आके -8x,
4 एज इट इज़ 15 इधर आके प्लस 15, 9x में से 8x निकालेंगे तो x 4 + 15 19। अब हम चेक करेंगे ये जो x की वैल्यू आई है ये दी गई क्वेश्चन को सेटिस्फाई करती है या नहीं करती है। x को 19 को गिवन क्वेश्चन में पुट कर दे, x या 19 पुट कर दिया, 19 को 3 से मल्टीप्लाई करें 57 और 5 माइनस करेंगे 52 बाय 4 एज इट इज़। 19 को 2 से मल्टीप्लाई किया 38, 1 प्लस करेंगे 39 बाय 3 एज इट इज़। 54 को 4 पे डिवाइड किया 13, 39 को 3 पे डिवाइड किया 13, दोनों साइड इक्वल है, मीन्स x की वैल्यू ने दिए गए क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर दिया है। x की जो वैल्यू आई है तो यही हमारा क्या होगा, सोल्यूशन सेट होगा। अब इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। जब वैल्यू कोई बड़ी हो तो हम इंटरवल बड़ा ले लेते हैं, कॉमनली हम इंटरवल 1 यूनिट का लेते हैं। अब ये वैल्यू बड़ी थी, हमने 5 यूनिट का इंटरवल ले लिया है, तो 19 हमारे पास कहाँ आती है, 20 से थोड़ा सा पीछे, मीन्स हमने 19 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया है। फैक्टराइज x² - 7x + 4 इंटू x² - 7x + 5 - 2। हमने इसे फैक्टराइज करना है, मीन्स इसके फैक्टर बनाने हैं। सॉल्यूशन गिवन x² - 7x, x² - 7x ये सेम है, इसका नाम रख लेना है y, दिस इक्वल टू y + 4, दिस इक्वल टू y + 5 - 2, वेयर y इज इक्वल टू x² - 7x। दिस इज क्वेश्चन 1। y को y से मल्टीप्लाई करें y², y को 5 से मल्टीप्लाई करें 5y, 4 को y से मल्टीप्लाई करें 4y, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करें 20 - 2 एज इट इज, y² एज इट इज 5y + 4y 9y, 20 में से 2 निकालें हमारे पास 18 आ जाएगा। अब यहाँ आपने इसकी करनी है फैक्टराइजेशन। अब आपने फैक्टराइजेशन बाय मिड टर्म ब्रेकिंग मेथड से करना है, यानी कि इन दोनों को प्लस करें तो ये, इनको मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ रहा है। फैक्टराइजेशन बाय मिड टर्म ब्रेकिंग को मैंने कैलकुलेटर से हल करना सिखाया हुआ है, तो आप इस लेक्चर को देख सकते हैं। यहाँ से देखें बेटा, y कॉमन, y² को y पे डिवाइड किया हमारे पास क्या बचा y, 3y को y पे डिवाइड किया हमारे पास क्या बचा 3। यहाँ से देखें कॉमन क्या आ रहा है, 6 कॉमन, 6y को 6 पे डिवाइड किया y, 18 को 6 पे डिवाइड किया 3, y + 3 y + 3 ये कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा y + 6। y हमारे पास किसके इक्वल है, y इक्वल है x² - 7x के। यह हमने y की वैल्यू पुट कर दे, x² - 7x, इधर भी x² - 7x पुट कर दिया यूजिंग 1, क्वेश्चन 1 को यूज करते हुए। अब इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग नहीं होती, इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग करें। -7x को लिख लिया हमने, -6x -x, तो यहाँ से देखिए कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन, x² को x पे डिवाइड किया तो x, -6 को x पे डिवाइड करेंगे तो -6। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, -1, -x को -1 पे डिवाइड करेंगे तो x, 6 को -1 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा -6। ये और ये सेम है, इसको कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा x - 1। हमारे पास रिक्वायर्ड फैक्टर्स आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 5th पार्ट, प्रूव दैट sin θ upon 1 - cos θ is equal to cosecant θ plus cot θ। सॉल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड sin θ by 1 - cos θ, इसको एज इट इज 1 - cos θ के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें और डिवाइड कर लें, दिस इंटू दिस। जो फार्मूला बना हुआ है a - b a + b, तो फार्मूला क्लोज करें, a² - b², यानी कि 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। 1 में से कॉस स्क्वायर थीटा निकालें तो साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर वाली एज इट इज साइन थीटा 2 टाइम है, एक साइन थीटा इस साइन थीटा से कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या बचा, 1 + cos θ अपॉन साइन थीटा। साइन थीटा को 1 पे डिवाइड किया दिस, साइन को कॉस पे डिवाइड किया दिस। 1/sin θ इज इक्वल टू कोसेकेंट थीटा, cos θ बाय sin θ दिस इज इक्वल टू cot θ। ये क्या हमारे पास राइट हैंड साइड मीन्स लेफ्ट हैंड साइड ली तो हमारे पास राइट हैंड साइड आ चुकी है, 10 sin θ अपॉन 1 - cos θ इक्वल टू कोसेकेंट थीटा प्लस cot θ, हेंस प्रूव्ड। फाइंड इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन passing through the point 3, 2 and the point of intersection of given lines x - y - 1 equal to 0, x + y - 3 equal to 0। हमें ये दो क्वेश्चंस दी हुई हैं, इनके इंटरसेक्शन में से एक लाइन पास करती है और
वही लाइन 3,2 में से पास करती है, उसकी हमने इक्वेशन फाइंड करनी है। सॉल्यूशन गिवन, ये हमारे पास गिवन लाइंस हैं और गिवन पॉइंट है। इन दोनों लाइन में से एक थर्ड लाइन हमने फाइंड करनी है जो इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से पास करती है। अगर दो लाइन में से तीसरी लाइन पास करे, उसकी इक्वेशन होती है फर्स्ट वाली लाइन प्लस के टाइम सेकंड वाली लाइन इक्वल टू 0। जो फर्स्ट वाली लाइन है इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड पुट करते हैं प्लस के टाइम, जो सेकंड वाली लाइन है इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड पुट करते हैं इक्वल टू 0। मीन्स दिस इज थर्ड इक्वेशन विच पासिस टू दिस एंड दिस। ये जो लाइन है ये इस पॉइंट में से पास करती है, मीन्स ये वाला पॉइंट है ये इस लाइन के ऊपर लाई करता है। अगर ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई करता है तो ये इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो इसको हमने क्या करा दिया, सेटिस्फाई करा दिया। सेटिस्फाई कराने का मतलब ये है कि आपने इसमें x की जगह 3 और y की जगह 2 पुट कर देना है। हमने x की जगह 3 y की जगह 2 पुट कर दिया, इधर भी x की जगह 3 और y की जगह 2 पुट कर दिया। यहाँ से देखें 3 और ये -2 -3 ये कैंसिल, ये +3 -3 कैंसिल, हमारे पास बचा 2 के इक्वल टू 0। तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, के हमारे पास आ गया 0। तो के की इस वैल्यू को आपने यहाँ पुट कर देना है, तो हमारे पास क्वेश्चन आएगी ये। तो 0 इंटू समथिंग 0, तो हमारे पास आ गया x - y -1 इक्वल टू 0। यहाँ से y की वैल्यू निकाले -y, इधर आके प्लस, तो y इक्वल टू आ गया x - 1 इज रिक्वायर्ड क्वेश्चन ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्वेश्चन नंबर 2 6 पार्ट। 10 मीटर लंबी लैडर एक वर्टिकल दीवार के साथ लगाई गई है और लैडर का जो फुट है वो 6 मीटर दूर है वॉल की बेस से। हमने फाइंड करना है कि लैडर जो है ग्राउंड के साथ कितना एंगल बना रही है और वॉल की हाइट निकालनी है जहां लैडर उसको टच करती है। सॉल्यूशन, हमें लैडर दी हुई है 10 मीटर, जहां दीवार को वो टच करती है तो यहां से लेकर यहां तक हमने डिस्टेंस निकालना है, और लैडर ग्राउंड के साथ एंगल जो बनाती है थीटा, ये हमने दो चीज़ें निकालनी है। फर्स्ट पार्ट, ये हमारे पास एक राइट ट्रायंगल बन गई है। एंगल के सामने वाली जो साइड होती है ये परपेंडिकुलर होती है, तो एंगल के एडजेसेंट जो साइड होती है ये बेस 90 के सामने वाली जो साइड होती है उसे हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज। यहाँ हमारे पास बेस और हाइपोटेन्यूज गिवन है। cos थीटा इक्वल होगा बेस और हाइपोटेन्यूज। हमारे पास बेस क्या है 6 मीटर है और हाइपोटेन्यूज क्या है 10 मीटर है। 6 को 10 पे डिवाइड किया 0.6, cos इधर आके इनवर्स हो जाएगा, तो थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 0.6। इसको आप कैलकुलेटर पे वैल्यू निकालेंगे, हमारे पास आएगा 53.1 डिग्री, यानी कि लैडर का ग्राउंड के साथ एंगल आ गया है 53.1 डिग्री। बी पार्ट, अब हम निकालने लगे हैं BC। तो BC निकालने के लिए आप टेंजेंट का यूज़ कर लें या साइन का यूज़ कर लें, आपकी मर्जी है, लेकिन मैंने यहाँ साइन का यूज़ किया है। साइन क्या होता है, सम पीपल हैव, यानी कि साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये BC परपेंडिकुलर है और AB हमारे पास हाइपोटेन्यूज है। यहाँ थीटा की वैल्यू लगाएं 53.1 डिग्री। BC हमने निकालना है, AB की वैल्यू हमारे पास है 10 मीटर, तो 10 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मीन BC इक्वल आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय साइन 51.1 डिग्री। अब इसको कैलकुलेटर पे हल करें तो हमारे पास आ जाएगा 8 मीटर। इस तरह हमारे पास हाइट ऑफ लैडर आ चुकी है 8 सेंटीमीटर, जहां सीढ़ी लैडर को टच करती है। दस हाइट एट विच लैडर टचेज द वॉल इज 8 मीटर। एक बैग है जिसमें 5 रेड बॉल्स हैं, 3 ब्लू बॉल्स हैं और 2 हमारे पास ग्रीन बॉल्स हैं। एक बॉल एट रैंडम यहाँ बैग से ड्रॉ करनी है। ए पार्ट प्रोबेबिलिटी निकालें, बॉल रेड बॉल है। बी पार्ट प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करें, बॉल नॉट ब्लू, यानी कि ब्लू नहीं है। सॉल्यूशन, हमारे पास रेड बॉल्स 5 हैं, ब्लू हमारे पास 3 हैं, ग्रीन हमारे पास 2 हैं और टोटल 10 है। तो टोटल जो बॉल है वो हमारे पास होगा NF मीन टोटल बॉल्स, NF मीन रेड बॉल्स कितनी हमारे पास 5, NF मीन ब्लू बॉल कितनी है 3। ए पार्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, तो इसका हमारे पास फॉर्मूला होगा NF/NFS। तो रेड बॉल हमारे पास कितनी है, रेड बॉल हमारे पास 5 है, यहाँ 5 पुट करें। NFS टोटल बॉल कितनी है हमारे पास 10 है, तो 5/10 इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2। हमारे पास रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी आ गई है 1/2। आगे बी पार्ट है नॉट ब्लू। नॉट ब्लू को मैथमेटिकल इस तरह लिखा जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार, बार स्टैंड फॉर नॉट, ठीक है, नॉट ब्लू, ब्लू नहीं है, तो ब्लू नहीं है तो इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल।
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल कैन बी रिटन एज एन ऑफ बी बाय एन ऑफ एस। तो एन ऑफ बी मीन ब्लू बॉल कितनी हमारे पास, ब्लू बॉल हमारे पास है 3। तो एन ऑफ एस मीन टोटल बॉल्स कितनी हमारे पास 10 है। तो यहाँ हमने 3/10 पुट कर दिया। तो 10 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 10 इसमें से 3 निकाला, 7/10 हमारे पास नॉट ब्लू की प्रोबेबिलिटी आ चुकी है 7/10। एक कंपनी नया टेलीफोन टावर लगाना चाहती है जो पहले से मौजूद टावर से बराबर फासले पर हो। हमने लोकस की इक्वेशन निकालनी है जहां नया टावर लगाया जाए। सॉल्यूशन, हमारे पास ये एक पॉइंट पी है जहां एक टावर लगा हुआ है और एक पॉइंट क्यू है जहां एक टावर लगा हुआ है, ठीक है। और हम उस पॉइंट पे टावर लगाना है जिस पॉइंट का फासला इन दो पॉइंट से बराबर फासले पे हो। फॉर एग्जांपल पॉइंट इधर है तो यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक फासला इक्वल है। इधर है, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक इक्वल है। फॉर एग्जांपल इधर है, इधर से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक इक्वल है। मीन ये हमारे पास क्या बन जाएगी, एक लाइन बन जाएगी। तो हम इन्हें इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो ये लाइन क्या है, बेसिकली ये लोकस ऑफ पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रही है। तो हमने इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। इसके ऊपर जितने भी पॉइंट है तमाम पॉइंट्स का फासला P और Q से बराबर फासले पे है। हम उन पॉइंट्स के क्रॉसपोंडिंग हमने टावर लगाना है। गिवन P हमारे पास ये Q के ये है। लेट R(x, y) बी करंट पॉइंट ऑन द रिक्वायर्ड लोकस। हमारा रिक्वायर्ड लोकस ये है, तो इसके ऊपर हमने P(x, y) एक करंट पॉइंट ले लिया है। करंट पॉइंट जो है इस लाइन के ऊपर तमाम पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि ये जो पॉइंट है इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स मतलब हैं इन तमाम पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करेगा। इस पॉइंट से लेके P तक का फासला, इस पॉइंट से लेके Q तक का फासला इक्वल है, ये हमें गिवन है। PR इक्वल टू QR। अब PR डिस्टेंस निकालने लगे हैं, तो PR डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस फार्मूला का यूज करते हुए x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर रूट मीन्स दिस माइनस दिस होल स्क्वायर प्लस दिस माइनस दिस होल स्क्वायर रूट। अगर इसके ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगाएं, दिस माइनस दिस होल स्क्वायर प्लस दिस माइनस दिस होल स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए हम स्क्वायर लेते हैं। दोनों तरफ हमने स्क्वायर लिया तो हमारे पास ये स्टेप आ गया। आगे a माइनस बी होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला ओपन करें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला ओपन करें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब राइट हैंड साइड में भी यही फॉर्मूला आपने ओपन करना है। यहां से देखें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों तरफ से ये कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास जो रिमेनिंग बचेगा वो लिख लिया हमने। अब हमने क्या किया, वेरिएबल्स टर्म्स को एक तरफ कर लिया, यानी कि एक्स वाई वाली टर्म्स एक तरफ कर ली और कांस्टेंट टर्म एक तरफ कर ली, ये हमने एक तरफ कर ली। अब ये इनमें हमने 16x में से 4x निकालेंगे, 12x, 10y में से 6y निकालेंगे तो माइनस 4y। 64 को 9 को ऐड करें और ये माइनस काट लें, हमारे पास आ जाएगा 44। अब इस पूरी क्वेश्चन को देखें, हमारे पास ये पूरी क्वेश्चन ये 4 पे डिवाइड हो रही है। इसको 4 पे डिवाइड किया 3x, इसको 4 पे डिवाइड किया -y और इसको 4 पे डिवाइड किया 11 इज रिक्वायर्ड क्वेश्चन ऑफ लोकस। दी गई क्वेश्चन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म टू इंटरसेप्ट फॉर्म में तब्दील कीजिए। सॉल्यूशन ए पार्ट, टू इंटरसेप्ट फॉर्म y इज इक्वल टू mx प्लस c, इसे टू इंटरसेप्ट फॉर्म कहते हैं। हमने दी गई क्वेश्चन को लिखा, या हमने क्या करना है, y की वैल्यू निकालनी है। तो 3x इधर आके -3x, 18 इधर आके +18, तो y का क्वेश्चन क्या है 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर लिया, इसको 2 पे डिवाइड किया, इसको 2 पे डिवाइड किया, इसको 2 पे डिवाइड किया, 2 से कैंसिल, 18 को 2 पे डिवाइड किया 9, तो हमारे पास y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आ चुकी है। यहाँ m हमारे पास -3/2 है और c हमारे पास 9 है। बी पार्ट, टू इंटरसेप्ट फॉर्म x बाय a प्लस y बाय b इक्वल टू 1, इसे हम टू इंटरसेप्ट फॉर्म कहते हैं। हमने दी गई क्वेश्चन लिखी, -18 है, इधर आके +18 हो जाएगा। हमने 18 से दोनों तरफ डिवाइड कर लिया, इधर भी 18 से डिवाइड कर लिया, इधर भी 18 से डिवाइड कर लिया, इधर भी 18 से डिवाइड कर लिया। 18 से कैंसिल 1, 3 और 18 को कैंसिल करेंगे 6, 3 और 18 को कैंसिल करेंगे हमारे पास 9, तो हमारे पास 2 पॉइंट फॉर्म आ चुकी है। x के नीचे जो है ये x इंटरसेप्ट है, y के नीचे जो है ये y इंटरसेप्ट है। हमें दो सिमिलर ट्राइंगल्स दी हुई हैं और इनकी एरियाज की रेशियो हमें दी हुई है 25:49। हमें स्मॉलर ट्राइंगल की बेस और हाइट दी हुई है 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। हमने लार्जर ट्राइंगल की बेस और हाइट फाइंड करनी है। सॉल्यूशन, एस ABC एंड DEF आर सिमिलर्स।
ये हमारे पास एक स्मॉलर ट्राइंगल है और ये लार्जर ट्राइंगल है। तो ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, सिमिलर्स हैं। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हों तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो का स्क्वायर एरिया की रेशो के बराबर होता है। तो हमने इस प्रॉपर्टी को यूज करने लगे हैं। स्मॉलर ट्राइंगल और लार्जर ट्राइंगल की रेशो का स्क्वायर इक्वल टू एरिया की रेशो। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया। स्क्वायर कैसे खत्म होता है, स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेते हैं। तो इसका स्क्वायर रूट लिया कैंसल, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 5, इसका स्क्वायर रूट लिया तो 7। आगे हमने दोनों तरफ इसका रेसिप्रोकल लिया, इसका रेसिप्रोकल लिया ये, इसका रेसिप्रोकल लिया ये। 10 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 5 10 से कैंसिल, 2 7 2 आर 14। तो हमारे पास लार्जर ट्राइंगल की बेस आ चुकी है 14 सेंटीमीटर। इसी तरह हमने स्क्वायर खत्म करने के लिए दोनों तरफ लिया स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर खत्म, इसका स्क्वायर रूट 5, इसका स्क्वायर रूट 7। इसका रेसिप्रोकल लिया ये, इसका रेसिप्रोकल लिया हमने ये। तो 15 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई, 5 और 15 कैंसिल होंगे, हमारे पास 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 21। लार्जर ट्राइंगल की हाइट आ चुकी है 21 सेंटीमीटर। हमें राइस के वेट का डाटा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में दिया हुआ है। हमने मीन वेट फाइंड करना है। लिखें क्लास लिमिट्स, ये हमें क्लास लिमिट दी हुई है, साथ फ्रीक्वेंसी दी हुई है। अच्छा, इन दोनों को प्लस किया, 2 पे डिवाइड किया 7। अब इन दोनों का डिफरेंस देखें 5 है, इसमें 5 ऐड करते जाएं तो हमारे पास एक्स की वैल्यूज आ जाएंगी। इसको इससे मल्टीप्लाई किया ये, इसको इससे मल्टीप्लाई किया दिस, इसको इससे मल्टीप्लाई किया दिस, इसको इससे मल्टीप्लाई किया दिस, इसको इससे मल्टीप्लाई किया दिस। इन सब को ऐड किया तो 485। फ्रीक्वेंसी को ऐड किया तो हमारे पास आ गया 30। तो मीन का फॉर्मूला हमारे पास होता है समेशन एफ एक्स बाय समेशन एफ एक्स। तो एफ एक्स कॉलम का टोटल हमारे पास ये है, यहाँ पुट किया, और एफ का टोटल हमारे पास 30 है, यहाँ पुट किया। इसको इस पर डिवाइड किया, हमारे पास 16.17 आ गया है। दस मीन वेट इज इक्वल टू 16.17 kg। अच्छा बेटा, याद रखिएगा मीन मीडियन मॉड जब भी आपने कैलकुलेट करना है, डाटा में जो आपको यूनिट दिया होगा उसका यूनिट आपने जरूर मेंशन करना है। अगर आप वो यूनिट मेंशन नहीं करते आपका 1 मार्क्स कट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, 9 पार्ट। हमें इनक्वालिटी दी हुई है, इसको सॉल्व करना है और जो हमारा सोल्यूशन आएगा उसको नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट करना है। गिवन, ये हमारे पास इनक्वालिटी गिवन है फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर। यहाँ जो वेरिएबल एक्स यूज हो रहा है इसका मतलब है ये रियल नंबर है। सबसे पहले आप इसको सॉल्व करें। 3 को x से मल्टीप्लाई किया -3x, -3 को +2 से मल्टीप्लाई किया -6। ये एज इट इज, ये भी एज इट इज। -3x एज इट इज, -6 में से 5 निकालें तो हमारे पास आएगा -1। ये एज इट इज, ये एज इट इज। अब इसको, ये हमारे पास एक्चुअली कंपाउंड इनक्वालिटी है। अमूमन हम कंपाउंड इनक्वालिटी को सेपरेट करके हल करते हैं। सम टाइम कंपाउंड इनक्वालिटी सेपरेट के बगैर भी हम हल कर लेते हैं, बट हम इसको सेपरेट करके हल करते लगे। दिस लेस देन इक्वल टू दिस एंड दिस लेस देन इक्वल टू दिस। ये -3x है, इधर आके प्लस, ये +5 इधर आके -3x + 3x 6x, -1 -5 -6। इसके क्वेश्चन क्या 6, आपने दोनों तरफ 6 से डिवाइड किया तो हमारे इधर भी 6 पे डिवाइड किया, इधर भी 6 पे डिवाइड किया। ये 6 से कैंसिल, 6 से कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ गया x लेस देन इक्वल टू -1। इस तरह इधर सॉल्व करें तो -3x, 6x इधर आके -6, -1 इधर आके +1, -3x, -6x, -9x, -10 में से 1 निकालें -9, दोनों तरफ -9 से डिवाइड किया। इसको -9 पे डिवाइड किया दिस, इसको -9 पे डिवाइड किया दिस। याद रखिएगा इनक्वालिटी को नेगेटिव नंबर से डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें, इनक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। लेस देन इक्वल टू है तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू। -9 कैंसिल, x, या हमारे पास जाएगा x, -9 को -9 पे डिवाइड करेंगे 1, मीन x ग्रेटर इक्वल टू हमारे पास आ गया 1। तो इसको नंबर लाइन पे हमने रिप्रेजेंट किया। ये हमने सर्कल लगाना है, इसको फिल कर देना है क्योंकि इक्वल है। यहाँ अगर इक्वल होगा यहाँ फिल कर देते हैं, यहाँ इक्वल है इसको भी यहाँ हम फिल कर देंगे। अब यहाँ इसको देखें, x लेस देन इक्वल टू -1 है और x ग्रेटर इक्वल टू -1 है। इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है। अगर इन दोनों में कॉमन नहीं है तो मीन्स हमारा सोल्यूशन सेट क्या आएगा, एम्प्टी सेट। एक फेयर 6 साइडेड डाई है, उसको हमने रोल किया है 60 टाइम। कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। हमने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालनी है कि इवन नंबर्स डाई के ऊपर कितनी दफ़ा आया है, ए पार्ट। प्राइम नंबर की फ्रीक्वेंसी निकालनी है कि डाई के ऊपर प्राइम नंबर कितनी दफ़ा आया है। सोल्यूशन, अगर एक डाई को रोल किया जाए तो हमारे पास सैंपल स्पेस होगी 1 से लेके 6 तक। तो डाई को कितनी दफ़ा रोल किया गया, 60 टाइम। कैपिटल एन हमारे पास है 60। तो इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमारे पास, इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी होगी 3/6, मीन्स हमारे पास इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी आ गई 1/2।
इस तरह प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसमें प्राइम नंबर क्या है 2 3 5, तो प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी होगी 3/6 मीन 1/2। ए पार्ट एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ इवन नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रायल्स मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर। तो नंबर ऑफ ट्रायल्स क्या है हमारे पास 60 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर क्या है हाफ। 60 और 2 को 60 से कैंसिल करें हमारे पास 30, यानी कि अगर 60 टाइम उसको अगर टास्क करेंगे तो हमारे पास इवन नंबर 30 टाइम आएगा। अब प्राइम नंबर की एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालने लगे हैं तो हमारे पास ये फॉर्मूला बनेगा कैपिटल एन मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर। कैपिटल एन कितना हमारे पास 60 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर क्या है हमारे पास 1/2, 60 को 2 पे डिवाइड करेंगे हमारे पास 30, यानी कि 60 टाइम एक डाई को रोल किया जाए तो प्राइम नंबर 30 टाइम आता है। सेक्शन ए MCQs। नंबर 1 1/4 होल पावर माइनस 1/2। सॉल्यूशन हमारे पास रूल है अगर किसी नंबर का रेसिप्रोकल लिया जाए तो उसकी होल पावर का साइन चेंज हो जाता है। अगर होल पावर नेगेटिव हो तो पॉजिटिव हो जाती है, अगर पॉजिटिव हो तो नेगेटिव हो जाती है। मींस हमारे पास 1/4 का हम रेसिप्रोकल लिया 4, तो इसका जो होल पावर है ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव हो जाएगी। 2 की पावर 2 और होल पावर, इस पावर का और इस पावर का आपस में तल्लक है मल्टीप्लाई का, मींस ये इसके साथ क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई। 2 से कैंसिल तो हमारे पास क्या बचा 2 की पावर 1 मीन्स 2। करेक्ट ऑप्शन इज बी। नंबर 2 345.6 को हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। हमने 345.6 लिखा। यहाँ देखें रेफरेंस पोजीशन क्या है, रेफरेंस पोजीशन है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद वाली जो पोजीशन होती है दिस इज कॉल्ड रेफरेंस पोजीशन। मीन 3 के बाद जो है ये रेफरेंस पोजीशन है। तो डेसिमल पॉइंट आपका जिधर भी हो, रेफरेंस पोजीशन से पीछे हो या रेफरेंस पोजीशन से आगे हो, डेसिमल पॉइंट को रेफरेंस पोजीशन की जगह पे शिफ्ट करते हैं। तो डेसिमल पॉइंट को इस जगह पे शिफ्ट किया तो हमारे पास क्या बना 3.456 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर। अगर डेसिमल पॉइंट रेफरेंस पोजीशन से आगे हो तो 10 की पावर आती है पॉजिटिव, मीन्स इसके दरमियान आप डिजिट काउंट करें 1 2 है तो 10 की पावर आएगी +2। अगर डेसिमल पॉइंट रेफरेंस पोजीशन से पीछे हो तो 10 की पावर आती है नेगेटिव। डेसिमल पॉइंट रेफरेंस पोजीशन से पीछे है तो 10 की पावर आएगी नेगेटिव। ये हम यहाँ से लेके यहाँ तक डिजिट काउंट करें 1 2 3 तो 10 की पावर आएगी -3। अगर डेसिमल पॉइंट रेफरेंस पोजीशन की जगह पे हो तो 10 की पावर आती है 0। अच्छा याद रहे कि अगर नंबर 10 या 10 से ग्रेटर हो तो 10 की पावर पॉजिटिव होती है, अगर नंबर 1 से स्मॉलर हो तो 10 की पावर नेगेटिव होती है। मीन्स ये नंबर 10 से ग्रेटर है, 10 या 10 से ग्रेटर है तो 10 की पावर पॉजिटिव आएगी। ये नंबर 1 से स्मॉलर है तो 10 की पावर नेगेटिव। अगर नंबर 1 या 1 से बड़ा हो, लेस देन 10 हो तो 10 की पावर आती है 0। करेक्ट ऑप्शन इज ए 3.456 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2। गिवन रिलेशन आर इज सबसेट ऑफ, हमें ये रिलेशन दिया हुआ है, हमने चेक करना है ये किसका सबसेट है। एक्स सेट दिया हुआ है, वाई सेट दिया हुआ है। इस रिलेशन को ऑब्जर्व करें ज़रा, इसके फर्स्ट एलिमेंट देखें 1 3 5। फर्स्ट एलिमेंट वाई को बिलोंग करते हैं, सेकंड एलिमेंट एक्स को बिलोंग करते हैं। मीन ये जो रिलेशन है ये सबसेट है वाई क्रॉस एक्स का। रिलेशन में ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट एक्स को बिलोंग करें और ऑर्डर पेयर्स के सेकंड एलिमेंट वाई को बिलोंग करें तो ये रिलेशन सबसेट होगा एक्स क्रॉस वाई का। या हमारे पास ये जो रिलेशन दिया हुआ है ये एक्चुअली वाई क्रॉस एक्स का सबसेट है। करेक्ट ऑप्शन इज सी। अगर नंबर 4 हमें वेन डायग्राम दी हुई है और इस पे शेडिड एरिया दिया हुआ है और हमने देखना है ये जो शेडिड एरिया है किसको रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ इसको गौर से ऑब्जर्व करें, ये जो शेडिड एरिया है ये बेसिकली बी और सी का इंटरसेक्शन है, यानी कि ये जो शेडिड एरिया है ये बी इंटरसेक्शन सी को रिप्रेजेंट करता है। अगर बाय द वे शेडेड एरिया इस पोर्शन पे होता तो फिर ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट करना था। अगर सिर्फ इतना शेडेड एरिया हो तो रिप्रेजेंट करना था ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो यहाँ हमारे पास ये जो शेडेड एरिया है ये रिप्रेजेंट करता है बी इंटरसेक्शन सी को। मीन्स करेक्ट ऑप्शन इज सी, बी इंटरसेक्शन सी। नंबर 5 फैक्टराइज 49a² - 28ab + 4b²। 49a² can be written as 7a², 4b² can be written as 2b²।
ये हमारे पास ए स्केयर है और ये बी स्केयर है, ठीक है। अब -2 ये ए और ये बी, मीन्स फॉर्मूले की शेप दे दी है ए स्केयर -2 ए बी प्लस बी स्केयर, मीन्स दिस कैन बी रिटर्न एज दिस कैन बी रिटर्न एज दिस एंड दिस कैन बी रिटर्न एज दिस। अब फॉर्मूले को क्लोज करें। फॉर्मूले को क्लोज कैसे करते हैं? स्केयर के नीचे रकम ए, 2 का साइन माइनस, स्केयर के नीचे रकम बी, यानी कि सारे ये जो ए स्केयर -2 ए बी प्लस बी स्केयर, ये किसका होल स्केयर है? ए माइनस बी होल स्केयर। ये हमने फॉर्मूला क्लोज कर दिया है। करेक्ट ऑप्शन इज सी, -7 2b होल स्केयर। नंबर 6, इफ x इज स्मॉलर देन 10 देन विच स्टेटमेंट इज ट्रू। ये स्टेटमेंट दी हुई है x स्मॉलर देन 10, और इसके लिए मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या होगी? तो x स्मॉलर देन 10 मीन x लेस देन 10, यानी कि इसकी मैथमेटिकल फॉर्म ये है, ठीक है। और स्मॉलर की जगह लेस, लोअर देन भी आ सकता है, लोअर भी आ सकता है और लेस भी आ सकता है। और ये भी आपसे पूछा जा सकता है, इस तरह स्टेटमेंट दे के पूछे ये कौन सी फॉर्म में है, तो इस फॉर्म को हम कहते हैं स्टेटमेंट फॉर्म या वर्बल फॉर्म कहते हैं। और इस तरह भी दे के आपको पूछ सकता है ये कौन सी फॉर्म है, इस फॉर्म को हम कहते हैं सिंबॉलिक फॉर्म या मैथमेटिकल फॉर्म। हमारी करेक्ट ऑप्शन है सी, x लेस देन 10। नंबर 7, स्लोप ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट्स 3,5 9,11 इज। ये 2 पॉइंट्स लाइन के ऊपर लाई करते हैं, हमने लाइन की स्लोप निकालनी है। हमने गिवन पॉइंट्स लिखे, इसको कह दिया x1 y1, इसको कह दिया हमने x2 y2। स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन का फॉर्मूला होता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। 11 - 5 बाय 9 - 3, तो इसको सिंप्लीफाई किया 6, इसको सिंप्लीफाई किया 6/6, ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगी सी, 6/6। नंबर 8, हमने एंगल निकालना है और हमें 2 लाइंस दी हुई हैं, 2 एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। y = दिस, y = दिस, ये 2 गिवन लाइंस है, ये हमें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में ये लाइंस हमारे पास गिवन है। तो x का जो कोफिशिएंट है ये हमारे पास इस लाइन की स्लोप है, और यहाँ x का जो कोफिशिएंट है वो इस लाइन की स्लोप है। एस m1 × m2 इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, यानी कि m1 m2 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया -1। अगर 2 लाइंस की स्लोप्स की प्रोडक्ट -1 आए तो दोनों लाइंस एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होती हैं और उनके दरमियानी एंगल 90 डिग्री होता है। करेक्ट ऑप्शन इज सी, 90 डिग्री। नंबर 9, हमने x की वैल्यू निकालनी है और सिमिलर ट्राइंगल्स हमें गिवन है। याद रहे कि अगर ट्राइंगल्स सिमिलर हों तो उनकी क्रॉसपोंडिंग साइड्स की रेशो इक्वल होती है। मींस हमारे पास ये ट्राइंगल सिमिलर है तो x और 6 की रेशो इक्वल होगी 3 और 9 की रेशो। 6 डिवाइड हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई होगा 18/9, 18 को 9 पे कैंसिल करें तो हमारे पास आ जाएगा 2, मींस x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 2। करेक्ट ऑप्शन इज बी, 2। 10, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द मेजर एंगल सी इन द फिगर। हमें फिगर में सी की वैल्यू निकालनी है। इस फिगर को देखें, ये हमारे पास इस एंगल की वैल्यू निकालनी है, मीन्स ये हमारा रेफरेंस एंगल है, इसके सामने वाली जो साइड है ये परपेंडिकुलर है, और इसके साथ वाली जो साइड है दिस इज बेस, यानी कि ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। अगर बेस और परपेंडिकुलर का हमें पता हो तो हम टेंजेंट यूज करते हैं। तो टेंजेंट बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी कि टू प्रिजर्व ब्यूटी। परपेंडिकुलर का हमारे पास 5 है और बेस क्या हमारे पास 9 है, तो टेंजेंट इधर आके टेंजेंट इनवर्स हो जाएगा। टेंजेंट इनवर्स 5/9 इक्वल टू 29.1 डिग्री। करेक्ट ऑप्शन इज ए। द बेरिंग ऑफ ए फ्रॉम ओ, हमने ए का बेरिंग निकालना है फ्रॉम ओ से। बेसिकली ए का जो बेरिंग होता है वो यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल होता है, तो मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक 90 एंगल है, तो यहाँ से लेंगे 35 है, इन दोनों एंगल को प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 125 डिग्री। करेक्ट ऑप्शन इज सी, 125 डिग्री। नंबर 12, द 3 मीडियंस ऑफ एनी ट्राइंगल्स आर। ट्राइंगल के मीडियंस और एंगल बाइसेक्टर्स जो होते हैं ये कॉन्करेंट होते हैं ट्राइंगल के अंदर, यानी कि एक ही पॉइंट में से पास करते हैं ट्राइंगल के अंदर, इसलिए इन्हें कहा जाता है ये कॉन्करेंट होते हैं इनसाइड। तो हमने यहाँ मीडियंस के बारे में पूछा जा रहा है,
तो ट्राइंगल के जो मीडियन है ये क्या है, ये कंकरेंट है इन साइड्स। करेक्ट ऑप्शन इज ए। 13 द मीडियन ऑफ गिवन डाटा, हमें दिए गए डाटा का मीडियन फाइंड करना है। तो मीडियन फाइंड करने के लिए सबसे पहले डाटा को अरेंज करते हैं। अगर डाटा को अरेंज किया हुआ है तो ओके, नहीं किया हुआ सबसे पहले डाटा को अरेंज करना है। तो डाटा में वैल्यूज़ कितनी हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो वैल्यू हमारे पास ऑड है। नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ अगर ऑड हों तो दरमियान वाली जो वैल्यू होगी उसको हम मीडियन बोलेंगे। या 3 से स्किप कर दें, 3 से स्किप कर दें, जो दरमियान में ये 86 है, दिस इज़ मीडियन। ये हमने डायरेक्ट निकाला है। अगर हम फार्मूला से निकालना चाहें तो आप n+1 टूथ वैल्यू से निकाल सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए तो आपने फार्मूला का यूज़ करना है, डायरेक्ट आपने नहीं निकालना। करेक्ट ऑप्शन इज सी 86। 14 व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, हमने टेल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है अगर एक फेयर काइन को टॉस किया जाए। अगर फेयर काइन को टॉस करते हैं उसके सैंपल स्पेस होगी HT। तो हम टेल में इंटरेस्टेड हैं। टेल की प्रोबेबिलिटी क्या है, टेल कितनी दफ़ा आया है, 1 टाइम आया है। टोटल आउटकम्स कितनी है, 2 है, यानी कि 1/2। टेल कितनी दफ़ा आया, 1 टाइम आया और टोटल पॉसिबिलिटी 2 है, नीचे 2 आएगा, यानी कि टेल की प्रोबेबिलिटी है 1/2। अगर आपको इसी तरह हेड की प्रोबेबिलिटी पूछ ली जाए उसकी भी प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी। या हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है बी 1/2। 15 एक डाई 50 टाइम रोल की गई है और इसके ऊपर जो नंबर 4 है 15 टाइम आता है। हमने 4 आने की रियलिटी फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। टोटल फ्रीक्वेंसी हमारे पास 50 है और 4 आने की फ्रीक्वेंसी क्या है, 15 है। रियलिटी फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी ओवर टोटल फ्रीक्वेंसी। तो 4 आने की फ्रीक्वेंसी 15, टोटल फ्रीक्वेंसी 50। तो 15 को 50 पे डिवाइड करें 0.3। ऑप्शन इज बी 0.30। अगर बेटा आपको कहीं से समझ ना लगी हो तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और प्यारा सा कमेंट कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।